जय हिंद साथियों। इस देश की राजनीति बदल रही है या फिर इस देश का समाज ही बदल चुका है? इस देश के समाज के भीतर का परिवर्तन क्या इस देश की राजनीति को कहीं प्रभावित कर रहा है या फिर राजनीतिक अपने तौर पे ही इस देश की सामाजिक व्याख्या खुद करने को तैयार हो चला है? बहुत ही उलझा हुआ सवाल है ये मौजूदा समय की राजनीतिक वक्त में, क्योंकि कांग्रेस ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह निर्णय शायद उसके अपने ही अतीत की राजनीति से बिल्कुल उलट की है। इस समय मंडल और कमंडल की राजनीति को जो देखिए, और जिसने भी 3 दशक पहले का दौर देखा होगा, इस देश के भीतर की क्या कुछ हो रहा था, किस तेजी से राजनीतिक कार्यक्रम बदल रहे हैं, भारत देश की राजनीति में नए नए राजनीतिक तंत्र कैसे दल उभरते चले गए, और उस समय में कमंडल की राजनीति ने भी किस तरीके से भारतीय समाज के भीतर हिंदुत्व को लेकर के जो जन जागरण किया या फिर हिंदुत्व को लेकर के जिस सियासी मोटी लकीरें बनाई, वो उस समय को भी अगर आप मौजूदा समय के समय को ला करके अगर खड़ा कर दीजिए तो हो सकता है कि आपके दिमाग में एक सवाल होगा, अब तो ऐसा कुछ भी नहीं। बाबरी मस्जिद विध्वंस, उसके बाद राम मंदिर का निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अगले साल जनवरी 2024 में हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी रहेगी। क्या कमंडल की राजनीति का उम्र पूरा हो चला है और मंडल की राजनीति का दूसरा हिस्सा इस समय भारतीय राजनीति को इसलिए भी प्रभावित कर रहा है क्योंकि कमंडल की राजनीति तो छोड़कर अब मंडल की राजनीति का दामन भाजपा ने थाम लिया है। बाकायदा संघ के प्रचारक रहे नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद जब खुले तौर पर इस बात के ऐलान के साथ आए कि वह ओबीसी हैं और जातीय समीकरण के आश्रय उन्होंने जिस सोशल इंजीनियरिंग का पाठ पढ़ा और गढ़ा अपने साथ ला करके खड़ा किया, उसका एक ही नारा था, इस देश से कांग्रेस को साफ कर देना है। और कांग्रेस के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को अगर आप समझिएगा तो कांग्रेस कभी भी मंडल के पक्ष में उस समय नहीं रही जिस समय मंडल और कमंडल की राजनीति इस देश के भीतर में राजनीतिक को विभाजन करते हुए खींच भी रही थी कोई, और सामाजिक न्याय का एक नया पाठ गढ़ा भी जा रहा था। आज दिल्ली के अंदर कांग्रेस वर्किंग कमेटी का बैठक तकरीबन लगभग 4-4.5 घंटे के बैठक के बाद राहुल गांधी ने अपने चारों मुख्यमंत्रियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सामने आए। साथ में केशरी वेणुगोपाल, साथ में जयराम रमेश भी मौजूद थे, लेकिन 4 मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में उन्होंने खुले तौर पर यह कहा कि हमारे 4 ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इनमें से 3 ओबीसी हैं। ये राहुल गांधी ने कहा, जबकि भाजपा के साथ दर्जन भर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ओबीसी है। और उस ओबीसी की राजनीति में भी गद्दी इस समय चली जाएगी, इस बार चली जाएगी। जिक्र मध्य प्रदेश को लेकर के कर रहे थे, लेकिन यह एक राजनीतिक तौर पे तंज था, व्यंग था। लेकिन उसके आगे की परिस्थिति को आप समझिएगा तो एक समय में संसद के भीतर में मंडल को लेकर के राजीव गांधी का भाषण अगर आप सुन लीजिएगा तो राजीव गांधी ने उस समय कांग्रेस को मंडल के साथ या उस मंडल की राजनीति के साथ बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुए थे। आज उसी के बाद से भारत के राजनीति में कांग्रेस का जो वोट बैंक था पिछड़े तबके का कुछ इस तरीके से खिसकता धीरे धीरे चला गया कि कांग्रेस बिहार और उत्तर प्रदेश में हाशिए पे आकर के खड़ी हो गई। और मौजूदा समय में अगर भाजपा ने उसी तार को अगर पकड़ लिया और थामा और उसी सोशल इंजीनियरिंग और पिछड़े वर्ग की राजनीति के आश्रय बिहार के भीतर अपने कद को बढ़ाया और उत्तर प्रदेश के भीतर भी पूरी ताकत के साथ सत्ता में आकर के खड़ी हो गई। जबकि महज कमंडल की राजनीति को अगर समझे तो इतना तीखी राजनीति जो 5 साल पहले हो रही थी और उत्तर प्रदेश में उसके केंद्र में था, तब भी इतनी सफलता नहीं मिली थी। और उस समय कल्याण सिंह सत्ता में दोबारा आ नहीं पाए थे। बाबरी मस्जिद विध्वंस जो हुआ था, और पिछड़ा राजनीति के बाद की परिस्थिति में यह पहला मौका है जब भाजपा ने सोशल इंजीनियरिंग को थामा, बल्कि ओबीसी को थामा, जाति की राजनीति को अपने अनुकूल कर लिया। और उसके बाद वो उनको जीत मिलती चली गई और कांग्रेस के भीतर पहली बार खुले परिवर्तन के साथ राहुल गांधी अब इस दिशा में आगे चल पड़े हैं कि अगर राजनीतिक सत्ता अगर इस देश में चाहिए अगर, तो उन्हें सत्ता का जो वोट बैंक है उसमें सबसे बड़ा सेंध लगाना पड़ेगा।
लेकिन सवाल सिर्फ राजनीतिक सेंध भर का ही नहीं है, सवाल उससे आगे भी है कि यह भी कि इस देश के भीतर में जिस विकास की नीति को अभी तक कॉरपोरेट या फिर पूंजी या फिर बाजार के इकोनॉमी के आश्रय खींचा चला जा रहा था, क्या उस पे पहली बार राहुल गांधी ने खुले तौर पर यह कहा कि हमसे गलती हुई, हमने उस समय और उस परिस्थिति को नहीं समझा। इस देश के भीतर में न्याय तभी मिल सकता है जब पिछड़े तबके की भागीदारी समाज के मुख्य धाराओं में होगी और उस वो हर क्षेत्र में, तभी इस देश में असल न्याय होगा, असल डेवलपमेंट होगा, असल विकास होगा। तो एक नए पैराडाइम के तहत भारत देश की राजनीति बदल रही है या फिर भारत देश का समाज ही बदल रहा है, क्योंकि कुछ ही दिनों के पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुले तौर पे यह कहा था कि दरअसल हिंदू वोट बैंक को बांटने की दिशा में कांग्रेस आगे बढ़ी है, इसीलिए जातीय जनगणना की जिक्र कर रही है बार बार। और जातीय जनगणना को लेकर के, कास्ट सेंसस को लेकर के आज राहुल गांधी ने उसको एक नए तरीके से अपनी सहमति कांग्रेस के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ जिस बात को कहा उन्होंने, आज लगा पहले उस बात को आपको जरूर जानना चाहिए, सुनना चाहिए। कास्ट और धर्म की बात नहीं है, ये गरीबी की बात है। हिंदुस्तान के ओबीसी, हिंदुस्तान के दलित, हिंदुस्तान के आदिवासी और हिंदुस्तान के गरीब लोग, इनके लिए ये काम किया जाए। आज क्या हो रहा है, दो हिंदुस्तान बन रहे, एक अदानी जी वाला और दूसरा सब। कास्ट सेंसस साफ दिखा देगा कि हिंदुस्तान में लोग कितने हैं, कौन है, और हम वहां नहीं रुकेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा तो हमें यह भी पता लग जाएगा कि कितने लोग हैं, धन किसके हाथ में है, धन कहां है, एसेट्स किसके हाथ में है। और फिर जैसे मैंने कहा, जो एक्सरे हमें, और मैं कहता हूं शायद इसमें मेरी भी गलती है, जो हमने पहले नहीं किया उसको अब हम पूरा करके दिखा देंगे, क्योंकि इस एक्सरे की जरूरत है। अगर हम नया पैराडाइम, नया डेवलपमेंट का पैराडाइम चाहते हैं जहां सबको न्याय मिले, उसके लिए हमें कास्ट सेंसस करना ही होगा। तो राहुल गांधी ने क्या चुनावी राजनीति को साध लिया है? क्योंकि आज चुनाव आयोग ने जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव का तारीखों का जो ऐलान किया, जो विधानसभा चुनाव के, वो ठीक 2.25 घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सामने आ गए और अपने चारों मुख्यमंत्रियों को लेकर के आए और अतीत में पीछे जो उनसे गलती हुई उसे स्वीकार लिया और नए तरीके से विकास को, डेवलपमेंट को एक नई सोच के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और जिस सामाजिक न्याय का नारा एक वक्त में मुलायम सिंह यादव या तो लालू यादव या फिर काशीराम भी लगाया करते थे, उससे भी एक कदम आगे बढ़ करके कांग्रेस के उस राजनीतिक जमी पर ला करके खड़ा कर दिया राहुल गांधी ने, जो इस देश के भीतर में वोट बैंक के लिहाज से सोचिए या फिर सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में जाकर के सोचिए कि एक बहुत बड़े सवाल के तौर पे उभरता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि कांग्रेस दूसरी तरफ खड़ी रही, हमेशा से तो निशाने पे कांग्रेस आई। राहुल गांधी की राजनीति में कांग्रेस को उसी लकीर, उसी रेखा के इस पार आकर के खड़ा कर दिया कि अब राजनीति कीजिए। और शायद मोदी और शाह की राजनीति के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती होगी। वजह भी यही है कि दिल्ली के अंदर भाजपा के भीतर भी बैठकों का दौर शुरू हो गया और यह सवाल बड़ा धीरे धीरे होते चला गया कि अगर ऊंची जाति के वोट बैंक अगर हम अपने अनुकूल करना है तो खामोशी बरतना होगा। लेकिन भाजपा के सच बहुत अजीबोगरीब लग रहा है। वह हिंदू पाकि जाने जाते हैं, ऊंचे जाति की राजनीति करने वालों के साथ में खड़ी नजर आती है, लेकिन उसका सबसे बड़ा वोट बैंक जो है वो पिछड़ों का वोट बैंक है। और पिछड़ों को लेकर के इस देश के अंदर में क्या कुछ हुआ है, यह सवाल राहुल गांधी का कहना है कि उन्होंने सचिवों को लेकर के खड़ा किया कि 90 सचिव में से केवल 3 सचिव हैं जो ओबीसी कैटेगरी के अंदर है। और सबसे कमाल की बात है कि पत्रकारों के बीच भी राहुल गांधी इसी बात का लगातार जिक्र कर रहे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि पत्रकारों के बीच कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने पिछड़ा हैं, कि आप हाथ खड़ा कर सकते हैं क्या कोई। सवाल इसके साथ एक और बनते चला गया कि कांग्रेस के अपने राज्यों के भीतर में जो सचिव निर्णायक पोजीशन पे होते हैं,
क्या उनके सचिवों की तादाद में क्या 7% से ज्यादा अभी भी पिछड़ों की परिस्थिति है या नहीं है? नहीं है। वो चाहे छत्तीसगढ़ के अंदर हो, चाहे राजस्थान प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक ही क्यों ना हो, इन जगहों पर भी सरकार के भीतर जो पिछड़ों की भागीदारी है या फिर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की जो भागीदारी है उस तर्ज पे नहीं है जितने की इस देश के उनकी जनसंख्या है। तो क्या भारत देश के भीतर में क्या इस राजनीति, मौजूदा समय की राजनीति जो एक बड़ा पैराडाइम बनाने की कोशिश कर रही है, एक ऐसा परिवर्तन इस देश के भीतर में आने वाला है कि जो आने वाले समय में भारत की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति को बदल देगा, या फिर यह सिर्फ एक चुनावी तौर पर लिया गया नारा है या फिर निर्णय है? हमें लगता है कि इस बात को भी कुछ और आगे समझना चाहिए, क्योंकि इस देश के भीतर में अगर सभी राजनीतिक दल अगर इस समय इस आधार पर के आकर के खड़े हैं कि पुराने समय का विकास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 5 ट्रिलियन को लेकर के चल रहे थे, विकसित बनाने की दिशा में जो आगे कदम बढ़ा रहे थे और जो कॉरपोरेट के सहयोग के साथ ही खुद को आगे बढ़ा रहे थे, क्या उसमें सेंध लगा दिया गया है? या अगर सत्ता ही नहीं रहेगी तो उसके बाद फिर एक नई राजनेता का इस देश में उदय होगा और उस सत्ता को बरकरार रखने के लिए भाजपा के सामने यह सबसे बड़ा सवाल है कि वह किस रास्ते को हथियाएगी। हमको लगता है कि इसके एक बात और इसमें और समझना चाहिए कि राहुल गांधी ने जिस बात का वो लगातार जिक्र कहे और ढोलक ठोक के वो कहते हैं कि 90 में से 3 सचिव भी पिछड़े तबके के हैं, पिछड़े जाति से हैं, तो क्या उनकी भागीदारी ज्यादा नहीं होनी चाहिए? इस बात की जानकारी अगर ओबीसी की पार्लियामेंट के भीतर में जो ओबीसी को लेकर के जो तादाद है वो सिर्फ 22%, जो कि 52% होनी चाहिए, उनके बढ़ाने की स्थिति में सबसे आगे कौन है? लेकिन सबसे ज्यादा है नौकरशाही का जिक्र। तो जरा आप ये भी समझिए कि इस देश के भीतर में ओबीसी की तादाद 16.8%, ग्रुप बी में 15.7% है, ये जॉब की बात कर रहे हैं। ग्रुप सी में 22.5% है, यानी इस देश के अंदर 52% ओबीसी है, लेकिन भागीदारी 16 से 22% के बीच सिमट गई, यानी 15 से 22-23% के बीच ग्रुप ए बी सी में नौकरी करते हुए लोगों की मौजूदगी है वर्तमान समय में इस देश के अंदर। और लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट भी अगर देखिएगा तो लोअर कोर्ट में उनकी तादाद 24% के आसपास, हाई कोर्ट में 12% के आसपास उनकी मौजूदगी है। यह परिवर्तन आप ये सोच सकते हैं कि उस दिशा में आगे बढ़ रही है और राजनीतिक में सत्ता पाने के बाद अब परिवर्तन इसमें होने वाला है। क्योंकि इस बात का जब चर्चा होता है तो एक बात लगता है कि बिहार राज्य की परिस्थिति को भी हमें समझना चाहिए कि इस समय मौजूदा समय में ओबीसी के 99 एमएलए हैं और होने चाहिए जनसंख्या के लिहाज से 153, यानी इस समय जो 40% है होने चाहिए 63% बिहार के अंदर। लेकिन एक सच यह भी आप समझिए, जानिए कि आर्थिक तौर की परिस्थिति का भी जिक्र किया राहुल गांधी ने। आपने सुना वीडियो में, आपने कहा इकोनॉमिक सर्वे भी होगा, राहुल गांधी ने कहा, और सही मायने में न्याय तभी मिलेगा जब उस तबके की आर्थिक स्थितियां ठीक हो जाएगी, यानी सामान्य तौर पर मेन स्ट्रीम के अनुकूल उसके बराबर में आने करके खड़े हो जाएगी। इस देश के भीतर होना चाहिए ये आर्थिक सर्वेक्षण। लेकिन एक क्षण के लिए, एक पल के लिए आप जानिए, सोचिए, जो आरजेडी के 76 एमएलए हैं, विधायक हैं, उसमें से 64 विधायक करोड़पति हैं। जेडीयू के 43 एमएलए, उसमें से 38 लोग करोड़पति है। कांग्रेस के 19 विधायकों में से 14 करोड़पति हैं। बीजेपी के अंदर 73 विधायकों में से 65 करोड़पति हैं। तो अब जरा आप सबको मिलाइएगा तो 99 जो विधायक हैं जो ओबीसी के तबके से ही आते हैं, उसमें से 96 विधायक जो एमएलए हैं वो करोड़पति हैं। और बिहार राज्य के समाज का सच यह है, जो नीति आयोग की आंकड़े रिपोर्ट 2021 में आई, मल्टी डायमेंशनल पुअर को लेकर के जो रिपोर्ट उन्होंने दिया, उसके मुताबिक बिहार में हर दूसरा सख्त व्यक्ति जो है गरीब है। तो भारत के कॉरपोरेट के भीतर, भारत देश के राजनीति के भीतर हर वह संस्थान को संभाला हुआ व्यक्ति अगर आर्थिक तौर पर संपन्न है, तो फिर क्या मौजूदा समय का सच और जरूरत दोनों यही है कि अब उस पिछड़े तबके को, उस शेड्यूल कास्ट, उस शेड्यूल ट्राइब्स को मेन मुख्य धारा में लेकर के आइए, जो कि वो करोड़पति और अरबपति हो जाए। यह भी एक सच है। और दूसरा सच यह भी है इस देश के अंदर का, जो कि यह यकीनी तौर पर राहुल गांधी ने जिस बात का जिक्र किए आज, उस बात के अडानी का समझ नहीं बनाना है। वो जिस तरह के उनकी पूरी पूंजी हो, हमको इस देश के भीतर में सभी के हाथों में पूंजी थमानी है, ऐसा कहा। ऐसे अमेरिकी मार्केटिंग इस समय में जो रिफॉर्म है, जो
इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो वहां पे जो एक रिपोर्ट निकल के आई थी, वहां उन्होंने कहा था कि 2003 की जीडीपी केवल 51 लाख करोड़ रुपया है और 2023 में भारत की जीडीपी 312 लाख करोड़ है। इतना इजाफा भारत देश की इकोनॉमी में हुआ, लेकिन इसका दूसरा सच यह भी है कि भारत देश के भीतर में जो दौलतमंद लोग हैं उनकी दौलत में इजाफा जो हुआ वो केवल 16 गुना ज्यादा, और जो गरीब लोगों का है उसकी दौलत में इजाफा 1.4%, 1.4% के आसपास रहा। अगर एवरेज निकालिएगा आप तो लगभग 2 गुना या 3 गुना महंगाई इस समय बढ़ता हुआ चला गया, जो कि ये मुफलिसी रेट था वो 3, 4, 5, 6% तक, और ओवरऑल आप देखिएगा तो वो 3.5 से 4, 4.25% तक महंगाई रेंगेगी, बढ़ेगी, लेकिन गरीबी की पूंजी 1.4% ही, यानी भारत देश के भीतर असामान्यता के जो रेखाएं हैं जो ये देख रहे हैं, ये दूर कैसे किया जाएगा? सवाल ये है। इस देश की राजनीति के भीतर अब कांग्रेस को यह समझ में आ गया कि असमानता को भी राजनीतिक तौर पर उठाने की जरूरत है, क्योंकि आज एक सच यह भी है कि दूसरी रिपोर्ट यह भी कह रही है, उससे पहले एक रिपोर्ट में एक बात और है कि दरअसल ये 80% दौलत इस देश के सिर्फ 2 लाख परिवारों के पास है। जो दूसरी रिपोर्ट का एक और जिक्र है कि एक रिपोर्ट है, इसके अंदर जो दर्ज है कि 80% दौलत और धन सिर्फ इस देश के 20 कंपनियों के पास, और टॉप मोस्ट 20 कंपनी इस देश के अंदर जो संयोग ऐसा कि टॉप मोस्ट 20 कंपनियों में से 99% गुजरात से हैं, उसमें अडानी भी है, अंबानी भी है, और निफ्टी के भीतर बीते 10 सालों में जो 116 लाख करोड़ की पूंजी बन गई उसमें से भी 80% हिस्सा सिर्फ 20 कंपनियों के ही पास चला गया। अब सवाल असामान्यता का जो ये रेखा है, ये भारत के मार्केट इकोनॉमी का सोच या कैपिटलिज्म का सोच या फिर इस देश को विकसित बनाने की सोच या उस दिशा में जो भी पॉलिसी या बनाई जाती है, क्या उस पॉलिसी में अब अगर सत्ता परिवर्तन, राजनीति परिवर्तन की दिशा में अगर कांग्रेस आगे बढ़ रही है तो क्या इसके पास कोई विजन के साथ वो अब नए समय में नई पॉलिसी, नई रणनीति के साथ आकर खड़ी होगी? इस सवाल इसलिए भी इस समय जरूरी है कि आप ध्यान दीजिए कि अगर तमाम विधानसभा के चुनाव या तमाम राज्यों के चुनाव में गरीबों को कौन क्या दे सकता है, सबका विजन इसी पे टिका। कर्ज माफी किसानों की, मुफ्त में बिजली मिल जाना, पुरानी पेंशन लागू हो जाना, हर महीने को 1000, कहीं 2000, कहीं 2500, 3-3, 4-4 हजार तक का जिक्र किया जाएगा। गैस सिलेंडर की कीमत कम कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश के भीतर लाडली योजना ला करके किया गया, शुरुआत की गई 1000 रुपये से शुरुआत, 23 साल से 60 साल के महिलाओं के लिए, जो बढ़ते बढ़ते 3000 तक आगे जाएगा। राजस्थान के भीतर मिनिमम गारंटी जो बिल लेकर के आया गया के भीतर में, जबकि लो पर कैपिटा इनकम अगर देखिएगा तो एक ऐसी स्थिति एक राज्य और देश के इकोनॉमिक्स में जो उतार चढ़ाव देखिएगा, लोगों का भागीदारी कैसे होगा, इसका प्लान किसी के पास नहीं है। जो भी इकोनॉमी है, जो भी आर्थिक है, उसमें कितना किसको दिया जा सकता है, केजरीवाल ने इसकी शुरुआत कर दिया और तमाम राजनीतिक दलों ने इसको एडॉप्ट कर लिया, अपना लिया। लेकिन ऐसी भागीदारी जिसमें इस बात का जिक्र हो कि पूंजी से पूंजी नहीं बनेगा, यानी रुपये से रुपया नहीं बने, लेकिन इस देश के मेहनत मशक्कत करने वाले लोगों के खून पसीने की कमाई को और उस पसीने की कमाई की मेहनत के जरिए जो देश के या विकास करना शुरू करे, या फिर यह सोशलिज्म का एक ऐसा नया चेहरा जो कि भारत देश ने आज़ादी के बाद जो अपनाया जरूर, लेकिन 1991 के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंदर जो पीवी नरसिम्हा राव के सरकार ने अपनाया और जिसके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बन गए, उन्होंने जिस इकोनॉमी पथ को इस देश में लागू किया, उसी इकोनॉमी पथ पर तमाम प्राइम मिनिस्टर चलते आगे चले गए, बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी भी चले, यहाँ तक कि उस राजनीति और कॉरपोरेट में और उस इकोनॉमिक्स में, उसी मार्केट इकोनॉमिक्स में इस समय नरेंद्र मोदी जी भी नहीं छोड़े उसको। तो क्या वाकई भारत देश के भीतर में एक राजनीतिक ट्रांसफॉर्मेशन इस देश के सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दिशा में जाने को तैयार है, या फिर महज यह एक सिर्फ राजनीतिक शगुफा टाइप का है जो इस देश के भीतर में पिछड़े तबके की भीतर एक हलचल मच जाए इससे, और एक सियासी तौर पर, राजनीतिक तौर पर इस देश को शेड्यूल ट्राइब सिर्फ और ओबीसी के वोट बैंक या फिर सोशल इंजीनियरिंग का जो पार्ट गढ़ा जाता है कमंडल की राजनीति को थामते हुए, अब मंडल की राजनीति में भी यही जिक्र होगी, क्योंकि इसके आगे की राजनीतिक
कारण और इसी नारे को उस नए तरीके से नए सिरे से आगे लगाई जाएगी, या क्या वाकई किसी राज्य के पास ऐसी कोई ठोस प्लान है, कुछ प्रयोग, या फिर को चाहे मोटे अनाज का हो या फिर गोधन को लेकर के हो, या फिर भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के अंदर जरूर किया, चाहे वह गोबर तक का हो या फिर गाय का पेशाब तक का हो बात। यानी इस देश के, हमारे भारत देश के अपने ऊर्जा के जरिए जिन बात का जिक्र होना जरूरी है, वो इस समय कांग्रेस के एक राज्य जो अपनाई और दिखाया भी। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि स्वदेशी का नारा तो आरएसएस भी लगाती है, स्वदेशी की राजनीति तो साधने के लिए संघ ने एक समय में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को पद छोड़ने तक की मजबूर कर दिया उनको। तब स्वदेशी का जिक्र किया गया था, स्वदेशी के जरिए इस देश के इकोनॉमिक्स का भी जिक्र था। उस समय कांग्रेस कॉरपोरेट के साथ खड़ी थी, मार्केट इकोनॉमी के साथ खड़ी थी। तो क्या इस पूरा का पूरा जो सोशल स्ट्रक्चर, जो है सोशल ढांचा है, राजनीतिक आंकड़े से देखिएगा, अगर राजनीति, ये आंकड़ा जो है भारत देश की राजनीति में जो एक नए रास्ते को देखा है और चुना है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दुला करके रख दिया। तो फिर विपक्षी दलों के सामने या राजनीतिक तौर पे यही चुनौती आ पड़ी है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस राजनीतिक नब्ज को पकड़े और उसके समानांतर एक बड़ी अपनी रेखा बनाएं, जिसमें इससे बड़ी सेंध राजनीतिक वोट को लेकर के लग नहीं सकता। तो क्या वह लगा दिया गया है मौजूदा समय में? अगर वह लग गया है तो आप यकीन मान लीजिए कि चारों पांचों राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाली है, उसमें भाजपा बड़ी मुश्किल तरीके से चुनाव में टक्कर में होगी। लेकिन पता नहीं परिणाम क्या हो सकता है। इसमें 200 से भी कम पे आगे लोकसभा चुनाव में अगर फुल बहुमत नहीं मिला और 200 से आसपास ही आकर के वो सिमट जाए, तो फिर क्या होगा? जो विपक्ष के थे, जो एकजुट होकर के जो एक कॉन्ट्रडिक्शन को खारिज करके और जो भाजपा इस लाभ को उठाने का प्रयास कर रही है, उसके आगे एक बात और कि जब कांग्रेस ने ओबीसी का सवाल और आरक्षण का जिक्र जब इस देश के डेवलपमेंट विकास प्रोसेस से जोड़ने की स्थिति में जब आ गई, और हिंदू और मुस्लिम नहीं बल्कि इस देश के विकास का स्वरूप क्या होना चाहिए, ढांचा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, जब इसको जोड़ करके आगे सामने आए हैं, तो सबसे बहुत बड़ा सवाल यह बन चुका है कि इस समय अब भाजपा क्या करेगी। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुले तौर पे कल तक ही ओबीसी कहते थे, गरीबों का आप जिक्र करने लगे, तो सवाल इस देश के भीतर की गरीबी और समानता का भी है। तो सरकार कब क्या करेगी और अब क्या करेगी? इससे बड़ा सवाल एक और कि कांग्रेस अगर इस तर्ज पे अगर आगे बढ़ते चली गई, तो क्या इस अपने छात्रों को सहयोगों के लिए कहीं घंटी तो नहीं बज रही है खतरों की, कि उनका मानता रहा अभी तक सहयोगी की एक वोट बैंक उनका सुनिश्चित है? क्योंकि राजनीति अपने तौर पर सत्ता चाहती है, और अभी तक जो कांग्रेस की रणनीति जो थी, वो केवल इस देश के भीतर में एक आदर्श स्थिति को लेकर के चला करती थी, लेकिन जिसमें आइडिया ऑफ इंडिया भी रेंगता था, दौड़ता था। लेकिन पहली बार चुनावी जीत के लिए कांग्रेस ने एक नया नमूना सेट किया है, जो अपने ऐतिहासिक परिवर्तन के तौर पे आगे बढ़ने की प्रयास है राहुल गांधी की। तो भारत देश की राजनीति और इस समाज दोनों नए तरीके से इस देश के सामने में आकर के खड़ा होगा, या फिर इस राजनीतिक से धोखा खाने के बाद इस देश के में संघर्ष की आहट फिर से सड़क पर सुनाई देगी, यह भी देखना बाकी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।